हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का स्वागत है। और एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम आपका कब है? 1 जून को। अब समय बहुत कम है, और समय बहुत कम है तो लास्ट टाइम में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रैक्टिस सेट। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, उतना ही आपकी तैयारी में परफेक्शन आएगा और आपका जो एग्जाम है ना, वहाँ कंफ्यूजन जो होता है ना, वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। बहुत बच्चे क्या होता है, पढ़ते बहुत है लेकिन एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं कि इसका ऑप्शन ये होगा कि ये होगा। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस सेट बनाकर नहीं जाते हैं। तो लास्ट टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट जरूर बनाइएगा। और आप यूट्यूब पे आपको एवरीडे लेट नाइट ये प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा एग्जाम फाइटर नंबर की तरफ से। तो चलिए एक नए प्रैक्टिस सेट में, और इस सेशन का पहला प्रैक्टिस सेट है। अपनी तैयारी को आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एग्जाम की ये संजीवनी बूटी साबित होने वाली है। इस प्रैक्टिस सेट में आप हमारे साथ जुड़कर मेरे आंसर बताने से पहले आपको आंसर बताने का प्रयास करना है और खुद को ईमानदारी से एनालिसिस करना है कि आपका कितना यहाँ पर सही हो रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और ये आप सभी का पहला प्रश्न, ठीक है, एमपीजीके का ये पहला प्रश्न है आप सभी के लिए। निम्नलिखित राजवंशों में कौन से वंश से वाकपति मुंज संबंधित थे? वाकपति मुंज एक महत्वपूर्ण शासक थे मध्य प्रदेश के। तो यह किस वंश से थे, ये पूछा जा रहा है ना। चंदेल, परमार, मौर्य या तोमर, किस वंश के थे? वाकपति मुंज। तो वाकपति मुंज आपका परमार वंश के थे। वाकपति मुंज परमार वंश के थे। इसे परमार सेकंड भी कहा जाता था, इसका नाम परमार द्वितीय भी कहा जाता था। ये आपके परमार वंश के थे। वाकपति मुंज को वाकपति द्वितीय भी कहा जाता है। ठीक है, परमार वंश के महत्वपूर्ण शासक थे ये। नेक्स्ट, भीमबेटका पाषाण आश्रय है, ये डैश समय के पुरातात्विक स्थल है। मध्य प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है आपका भीमबेटका। भीमबेटका जो कि यूनेस्को के विश्व हेरिटेज में भी इसको जगह मिला है, वर्ल्ड हेरिटेज में भी जगह मिला है। तो भीमबेटका जो है ना, वो पाषाण आश्रय है, पाषाण काल का गुफा है यहाँ पे। ये किस काल का है, यानी किस समय का, किस फेज का है? पुरातात्विक स्थल है। यहाँ पर पूरा कह सकते हैं कि प्राचीन काल का जो पाषाण काल था उस समय का यहाँ पर चित्रकारी का प्रमाण मिला। स्टोन पे चित्रकारी की गई है, पत्थर पे चित्रकारी की गई है। तो किस काल का था वो? नवपाषाण, पुरापाषाण, ताम्रपाषाण या मध्यपाषाण? तो किस पाषाण काल का यहाँ पर चित्रकारी का प्रमाण मिला है? वो है आपका पूरा पाषाण काल। वो है पूरा पाषाण काल का चित्रकारी का यहाँ पर प्रमाण मिला है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए, मध्य प्रदेश में नवपाषाण काल की मानव बस्तियों के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? मध्य प्रदेश में नवपाषाण काल की मानव बस्तियों के साक्ष्य कहां से मिले हैं? किस काल का पूछा जा रहा है? नवपाषाण। और हमने अभी भीमबेटका को कहां देखा? वो था पूरा पाषाण। तो नवपाषाण काल का मानव बस्तियों का प्रमाण कहां मिला है? भेड़ाघाट में, जी भेड़ाघाट में मिला है। लमेटा घाट यहां भी मिला है। तिलवाड़ा घाट यहाँ पे मिला है। यानी ऑप्शन तीनों ही सही है, इसलिए डी हो जाएगा ये सभी। याद कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश के 3 नवपाषाण कालीन स्थल पूछा जाएगा, तो तीनों का नाम याद रख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कभी कभी आपको ऑप्शन में ये भी मिले कि इसमें से कौन सा मध्य प्रदेश का नवपाषाण कालीन स्थल है। तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो मध्य प्रदेश के ये तीनों ही नवपाषाण कालीन स्थल है। किस काल का है? नवपाषाण काल का। यानी क्वेश्चन से भी आपको क्वेश्चन बनाने का ट्रिक सीखना पड़ेगा, तभी आप कम प्रैक्टिस सेट में भी ज्यादा चीजों को ज्ञान कर पाएंगे, ज्यादा चीजों को प्राप्त कर सकेंगे। अगला है आपके लिए, निम्नलिखित में से किस स्थल को समुद्रगुप्त का स्वभोग नगर कहा जाता है? समुद्रगुप्त का स्वभोग यानी अपना वो भोग विलास में डूबा रहता था। जब भी उसे अपना कह सकते मस्ती करने का मन करता था, वो उस शहर में जाता था और अपना कह सकते राजा का जो जिंदगी होता है उससे अलग पर्सनल एंजॉयमेंट का जिंदगी वहां पर जीता था। इसलिए उसको स्वभोग, समुद्रगुप्त का स्वभोग नगर कहा जाता था। और समुद्रगुप्त कौन था? गुप्त शासक था ये, गुप्त वंश का। तो समुद्रगुप्त का स्वभोग कौन था? विदिशा, अनूपपुर, उज्जैन या एरन? एरन। एरन आपका समुद्रगुप्त का स्वभोग नगर कहा जाता था, एरन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके लिए, प्रसिद्ध वीर सेना नायक
अल्लाह उदल का संबंध किस राजवंश से है? अल्लाह उदल का संबंध किस राजवंश से है? अल्लाह उदल, चंदेल, परमार, कलचुरी, चौहान। तो अल्लाह उदल का संबंध किससे था आपका? ये एक महत्वपूर्ण सेनानायक थे और इसने लगातार 52 युद्धों को जीता था। कितने? 52 वॉर को इसने लगातार जीता था और अपने शासक के लिए महत्वपूर्ण कह सकते भूमिका निभाई थी। ये अल्लाह उदल पर चंदेल वंश के शासक के सेनानायक थे और इनका अपना जो वंश था ना, बानफर वंश था। अल्लाह और उदल का जो अपना वंश था इनका पर्सनल, वो बानफर वंश था इनका, बानफर वंश, बानफर वंश। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट, राजा भोज। राजा भोज ने शासन किया, राजा भोज ने कहां पर शासन किया था? बस्तर, धार, महाकौशल या उज्जैन। तो राजा भोज अपने धार नगरी के लिए प्रसिद्ध था, उसने धार पर शासन किया था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट अगला है, चंदेरी के किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? चंदेरी के किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? राजा जयपाल, जयपाल, राजा नल, कीर्तिपाल या गोल राजा नरेंद्र शाह। चंदेरी का किला जो कि चंदेरी जिले में महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसका निर्माण किया था आपका कीर्तिपाल ने। कीर्तिपाल परमार वंश के शासक थे कीर्तिपाल, उसने ही चंदेरी के किले का निर्माण कराया था। बहुत ही महत्वपूर्ण, उज्जैन प्राचीन कालीन अवंती राज्य की राजधानी थी, वहां इनका शासन था। उज्जैन जो है ना अवंती की राजधानी थी, तो अवंती में किसका शासन था पूछा जा रहा है आपको? राजा राणा प्रताप, राजा विक्रमादित्य, सम्राट अशोक या रानी दुर्गावती। उज्जैन प्राचीन कालीन अवंती राज्य की राजधानी थी और वहां शासन था आपका राजा विक्रमादित्य का, बी नंबर। राजा विक्रमादित्य का शासन था आपका उज्जैन में। चलिए ये हो गया। अब आपका वह शासक जिसने प्रथम बार सांची में स्तूप बनवाया था। पहली बार सांची में, सांची का स्तूप आप जानते हैं काफी फेमस है, तो पहला शासक कौन था जिसने सांची में स्तूप बनवाया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, राजा मान सिंह या माधोजी सिंधिया। वह शासक जिसने प्रथम बार सांची में स्तूप बनाया वह और कोई नहीं, सम्राट अशोक, द ग्रेट अशोका ही थे जिसने पहली बार सांची में स्तूप का निर्माण कराया था। और साथियों इसी प्रकार प्रैक्टिस सेट आपको एवरीडे मिलने वाला है। अगर आप फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट चाहते हैं बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पर, एग्जाम में जो 50 प्रश्न आएगा आपका, एग्जाम में 50 क्वेश्चंस आएगा, अगर आप 50 क्वेश्चंस का फुल लेंथ प्रैक्टिस चाहते हैं कि हमको बिल्कुल एग्जाम वाला प्रैक्टिस सेट चाहिए जहां 50 क्वेश्चंस हो और संपूर्ण सिलेबस को कवर करने वाला हो, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ऐप को डाउनलोड कर लेना है। कौन सा है भाई? एग्जाम फाइटर नंबर 1 का ऐप, जिसका लिंक अभी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां पर टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है जहां पर आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिलेगा फुल लेंथ। कितने प्रैक्टिस सेट? फुल लेंथ आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर आधारित, इंटायर सिलेबस को कवर करते हुए आप यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट में भाग लें। काफी बच्चे प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, काफी बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, हमने अनलिमिटेड अटेम्प्ट लगा कर रखा है, आप जितना बार चाहें अटेम्प्ट लगा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और ऐप का जो लिंक है ना, ऐप का लिंक को डाउनलोड कर लेना है और प्रैक्टिस सेट में आपको पार्टिसिपेट कर लेना है। आपको इस प्रकार का ऐप मिल जाएगा, हमारा एग्जाम फाइटर नंबर का ऐप। और यहाँ पर जब आप स्टोर में जाएंगे, स्टोर वाले सेक्शन में, तो आपको सबसे ऊपर में ही दिख जाएगा MCQ बैच, है ना, MCQ बैच। और इसी में काफी बच्चे प्रैक्टिस सेट का फायदा उठा रहे हैं, तो आप भी उठाइए। 10 दिन समय है, 10 प्रैक्टिस सेट है, इसको लगा कर ही जाइए, आपको सीधे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न मिल जाएगा। ये जो हमने सेट बनाया है आपको 10 सेट 500 MCQ का, 500 MCQ आपको यहाँ पर मिलने वाला है, 500, इसी से आपको डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न भी मिलने वाला है। तो अंतिम समय में ये गलती नहीं करना है, इसको बनाकर ही आपको एग्जाम देने जाना है। और इसी प्रकार यूट्यूब पर भी क्लासेस चल रही है,
और आप एवरीडे यहाँ पर भी प्रैक्टिस हमारे साथ कर सकते हैं। और यहाँ पर फुल लेंथ आपको प्रैक्टिस करना है तो ऐप पर आइए और यहाँ पर 500 MCQ का जो 10 प्रैक्टिस सेट है इसको जरूर बनाकर ही एग्जाम देने जाना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, नए क्लासेस में कल। आप सभी का बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।